Hi, I am Manoj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam effectively so we perform better in exam. Our goal is to make your preparation simple, smart and effective so that you can score better than before and 90 plus in board exam with confidence. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful YouTube channel for political science and history subject. Today, in this video, I will talk about the PYQs that have appeared in most of the exams since the last many years. Now, let's get started. If you have shortage of time, watch it at 1.5x or watch it at 1.25x for the better experience. First question. Why was the judgment in the Shah Bano case challenged? Explain. तो जो शाह बानो केस का जजमेंट था उसे एक चैलेंज क्यों किया गया था? द शाह बानो केस जजमेंट वॉज चेंज्ड बिकॉज इट वॉज सीन बाय सम एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेरेंस था, यानी कि दखल था। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड इन फेवर ऑफ शाह बानो। शाह बानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जो निर्णय सुनाया था। फिर उसके बाद ग्रांटिंग हर एलिमनी, उसे एलिमनी के लिए बोला गया था उसके हस्बैंड को कि एलिमनी दी जाएगी। बट सर्टन सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स अपोज्ड, मतलब कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों ने उसे अपोज करा, बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट in 1986 by to nullify the सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। नलीफाई मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसे गलत ठहराना और उसके शाह बानो को एलिमनी देना। ना हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के हमें दो एडवांटेजेस बताने हैं। अ ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट रिप्रेजेंट्स अ वाइडर, वाइडर मतलब बढ़ी हुई रेंज के लोगों के इंटरेस्ट हो गए और उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में। सेकेंड नंबर, चेक ऑन एब्सोल्यूट पावर। इट मीन्स इट प्रिवेंट एनी सिंगल पार्टी फ्रॉम हैविंग टू मच पावर्स बैलेंस। हाँ मतलब कि और बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब ये हो गया चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रोवाइड करता है कि कोई एक सिंगल पार्टी सारी पावर होल्ड ना करे, सारी पावर होल्ड करने के बाद कुछ भी जो मन में है वो करती ना रहे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 बिकम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। तो इसका मतलब है कि 1986 था उस टाइम पे जो जो पार्टी थी यानी कि एनडीए यानी कि बीजेपी, उसने कौन से दो स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी पार्टी ग्रो हो पाई। पहला तो था शाह बानो केस पे बहुत ध्यान दिया, उन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी। और दूसरा था अयोध्या इशू। इन दोनों की वजह से वो पार्टी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो पाई जो कि बीजेपी थी, जो कि आप अभी भी जानते हो बीजेपी जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। तो पहला पॉइंट है हमारा, द शाह बानो केस इन 1985 गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट इन 1986, जो कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था। क्रिटिसाइज बाय द बीजेपी अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने उसे अपोज किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, नहीं कि हमें शाह बानो को एलिमनी मिलनी चाहिए थी। उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दिया था इन लोगों ने, उसके अगेंस्ट लड़े थे ना। हमारा सेकंड पॉइंट है, द अयोध्या इशू रूटेड इन डिस्प्यूट ओवर द श्री राम जन्मभूमि साइट के ऊपर ये डिस्प्यूट था। बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर बीजेपी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। उनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए वो फोकल पॉइंट बन गया। फोकल पॉइंट मतलब कि एक मेन पॉइंट जहाँ पे सबका फोकस रहे और फिर उसे वो सभी का सपोर्ट गेन कर पाए ना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, जो कि बीपी मंडल द्वारा हमारे सबके सामने आई थी। क्या थी दो रिकमेंडेशन?
पहले रिकमेंडेशन ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए थी। किन किन चीज़ों में? जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। नाउ सेकंड पॉइंट था बैकवर्ड क्लासेस शुड बी आइडेंटिफाइड बाय बैकवर्ड क्लासेस थी उन्हें कास्ट की तरह माना जाए बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उनकी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की तरह। इसका मतलब था कि जो बैकवर्ड क्लास थी उसे बैकवर्ड कास्ट माना जाए। नाउ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992। हाउ डिड दिस जजमेंट validated and altered the implementation of OBC reservation in India? Now अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। In 1992 the Supreme Court delivered its judgment on in Indira Sahni case, वो केस जो कि था challenges 27% reservation for OBC in government jobs recommended by the, कौन था, किसने रिकमेंड किया था ये? मंडल कमीशन। हमारा पहला पॉइंट 1 वैलिडेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। इसका मतलब था द कोर्ट अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, अ लेजिटिमेट स्टेप टुवर्ड्स सोशल जस्टिस फॉर ओबीसी। ये सरकार की तरफ एक अच्छा स्टेप था सोशल जस्टिस के लिए फॉर ओबीसी। नाउ सेकंड पॉइंट exclusion of creamy layer. This was the aim to ensuring that the reservation were targeted at the most disadvantages among the OBCs। मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो ओबीसी में भी थे, जो मतलब जो आगे बढ़ गए उन्हें नहीं दिया जाएगा, जो अभी पीछे हैं, जो पीछे की तरफ है ओबीसी का क्लास में लोग, उन्हें ही सिर्फ 27% रिजर्वेशन दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं। और इसे कहा जाता है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। हमारा थर्ड पॉइंट है 50% रिजर्वेशन कैप। SC/ST शुड नॉट एग्जीक्यूटेड 50% ऑफ द टोटल सीट्स जो सीट्स थी गवर्नमेंट जॉब्स में। इससे क्या हुआ? टू मेंटेन बैलेंस। इनका ये था कि हमें तो 27% दे रहे हो, लेकिन जो SC और ST हैं उन्हें 50% नहीं मिलना चाहिए। इसके भी खिलाफ इन्होंने अपनी एक जजमेंट दी थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एंड लीगल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल और लीगल इम्पैक्ट क्या रहा? द रूलिंग प्रोवाइड लीगल सपोर्ट, मतलब उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने उसे सपोर्ट किया मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी। और द मोस्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया और इंश्योर किया दे रीच द मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस, मतलब जितने पिछड़े सेक्शंस हैं उन तक पहुंचेंगे और उन्हें सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991 एंड हाउ डिड दे चेंज द इंडियन इकोनॉमी। ऐसे कौन कौन से की फीचर्स थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे, जो कि 1991 में। तो वो कहते हैं कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 नोन एज द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। एडजस्टमेंट मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पर बदलाव थे वो। मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बहुत ही अच्छा शिफ्ट आया था इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में। ये क्या उस टाइम पे जो PM और कौन थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव हमारे लीडर थे यानी PM थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो आगे चल के ये भी एक PM बने। और क्या क्या वो चेंज थे? इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया अपने आप को बचाते हुए जो मार्केट में था, मतलब सारे ट्रेड करता था, उससे हट के वो टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इनका एम क्या था? एम एट स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी एंड बूस्टिंग ग्रोथ, मतलब अपनी एक इकोनॉमी पे एक स्टेबल लेवल पे ऐसे ग्रोथ करते रहना और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। डिस्पाइट द
फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस ने, मतलब जैसे अपोजिशन पार्टी हो गई और भी लोग, उन्होंने बहुत उसे क्रिटिसाइज़ किया था। नाउ हमारा 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट विच टेक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन आया है। सेम ये ऐसे 2024 में आया था, और ये 2024 क्वेश्चन पेपर में, और ये हमारा 2024 और 25 के सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। तो पढ़ते हैं, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एनी 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट that India witnessed between the period of 1989 to 1999. Now हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड इमर्जेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस के डोमिनेंस का डिक्लाइन हुआ था और कोलिशन गवर्नमेंट का इमर्जेंस हुआ था। 1989 इलेक्शन डिक्लाइन द कांग्रेस डोमिनेंस, राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी जो सिंगल पार्टी थी वो इनफ सीट सिक्योर नहीं कर पाई थी। सारी जिन पार्टियों ने सीट सिक्योर करी थी वो कोलिशन यानी कि मिलकर करी थी। द नेशनल फ्रंट इन 1989 में, द यूनाइटेड फ्रॉम 1996। फिर उसके बाद मतलब जो रीजनल पार्टी थे उन्होंने सारा इन्फ्लुएंस गेन कर लिया था उस टाइम पे। सब सारा प्रभाव रीजनल पार्टीज़ के थ्रू आ रहा था, क्योंकि रीजनल पार्टी अपने एक रीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। नाउ हमारा सेकंड है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था जो कि हमने अभी 6th क्वेश्चन में पढ़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और उन्हें कैसे टैकल करें इस बारे में था। इंडियन इकोनॉमी ओपन ग्लोबल मार्केट, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबली अपनी मार्केट ओपन कर दी थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के देश आके हमारे देश में अब इन्वेस्ट कर सकते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज राइज ऑफ बीजेपी एंड हिंदुत्व पॉलिटिक्स, मतलब बीजेपी का राइज हुआ जो कि हिंदुत्व को सपोर्ट करती थी। ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन 1990s में, जो कि इमर्ज हुई थी। फोकस ऑन हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड द राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमरजेंस में आई। 1980s में क्या था, फॉर्मिंग गवर्नमेंट अंडर अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। 2014 डिसेसिव विक्ट्री, मतलब एक क्लियर मेजॉरिटी लेकर आई थी। न्यू फेज स्टार्टेड रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल एंड सोशल डायनेमिक्स, मतलब जो इंडिया का अच्छा फेज चालू हो गया था और पॉलिटिकल और सोशल एरिया में भी इन्होंने डेवलपमेंट करना चालू कर दिया था। बीजेपी एम्फसाइज नेशनलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों को बीजेपी बढ़ावा देता था। नाउ हमारा 8th क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स दैट लेड टू अ मल्टी पार्टीज अलायंसेस सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस टी9। कौन कौन से फैक्टर रहे कि मल्टी पार्टी अलायंस यानी कोलिशन गवर्नमेंट भी आ गई थी। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ था। वीकनिंग ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड नो सिंगल पार्टी सिक्योर क्लियर मेजॉरिटी, कोई भी एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। सेकेंड है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, 1980s ऑनवर्ड्स रीजनल पार्टीज की इमरजेंस बढ़ गई थी। रीजनल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग लोकल एंड कम्युनिटी बेस्ड इंटरेस्ट, लोकल और कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बढ़ाती थी, जैसे कि उस टाइम की रीजनल पार्टी डीएमके, टीएमसी एंड एसपी। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप, इसका मतलब है बट जाना। कोई भी एक इतना बड़ा पार्ट है उसके फ्रेगमेंट हो गए, 1 2 3 ऐसे। द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन इंडिया बिकम मोर फ्रेगमेंटेड विद
द डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, किसी भी एक पार्टी के डोमिनेंस से जो और बाकी पार्टी थी बाकी पार्टी अलग अलग पार्टियों में और बट गई, नई नई आइडियोलॉजीज आने लग गई, नए मूवमेंट होने लगे और नई पार्टीज की इमर्जेंस होने लग गई। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी पार्टी अलायंस टू फॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी अलायंस बनने लगे ताकि एक गवर्नमेंट स्टेबल रह सके और अपना जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स का वो पूरा कर सके आगे चल के। नाउ 9th हमारे एक ऐसे ही एक पॉइंट है, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय LTTE लिंक्ड इंडिविजुअल, एक LTTE पार्टी से लिंक्ड एक इंडिविजुअल वुमेन थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन तमिलनाडु इन 21 मई 1991। LTT की फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, और उस टाइम पे जो वुमेन थी वो सुसाइड बॉम्बर थी जिनका नाम था TR धानु। तो ये सब इतना आता नहीं, बस मैंने ऊपर ऊपर की डिटेल के लिए दी थी, बता दिया है ताकि मतलब आ भी जाए गलती से तो याद रहे। ये थे हमारे 13 चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन, जो बहुत बार मैंने जितने भी ये क्वेश्चन लिए हैं ये सारे रिपीटेड थे लास्ट 4 to 5 years में। And send it your feedback in the comment box.